Hello everyone, welcome back once again in the 18th lecture series of grammar section on the YouTube channel of Dristy Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। एक्चुअली मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के मोस्ट ऑफ द रूल्स को क्लियर कर दिया। अब मैंने सोचा कि उसी रूल्स के रिलेवेंट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझा दूं, ताकि अब जब आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे घर पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी कोशिश को लेकर मैंने कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में रखने का प्रयास किया है। लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने रखा है और वो वही उसी रूल से है जो रूल मैंने आपको समझाया है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। मैंने पहला क्वेश्चन रखा, आपके स्क्रीन पर ये दिख भी रहा होगा। मैंने पहला क्वेश्चन रखा है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। मतलब हुआ कि पुलिस अभी कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो आपको इतना पता है, मैं नाउन सेक्शन में आपको समझाया था, पुलिस, वर्मीन, कैटल, ये मैंने पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट नाउन में भी समझाया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इन शब्दों का प्रयोग प्लूरली होता है। और अगर ये प्लूरली यूज हो रहा है तो प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा टर्म के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए में पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग जो लिखा हुआ है वहां करना पड़ेगा द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। याद रहे, अगर पुलिस को सिंगुलर बनाना है तो 1 पुलिस मैन, आपको ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हैं पुलिस मैन, या फिर प्लूरल सेंस में आप अगर 5 लिखा हो कि 5 पुलिसमैन की वो बात कर रहा है तो 5 पुलिस MEN आप करेंगे तो भी ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया होगा कि पुलिस का यूसेज प्लूरली करते हैं हम लोग, है ना। इसलिए पार्ट ए में इज के प्लेस पे आप आर करेंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो एरर है वो है पार्ट 1 में। पार्ट 1 यानी पार्ट ए में आप इज के प्लेस पे आपको आर करना पड़ेगा, यानी इज रॉन्ग होगा, आर को चूज करना पड़ेगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैनी अ वर्कर, मैंने सिंपली आपको समझाया था मैनी अ वर्कर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से समझाया था आपको कि मैनी प्लस अगर AN की कॉन्सेप्ट हो, मैनी प्लस AN के बाद सिंगुलर नाउन लेते हैं प्लस सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से आपको समझाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मैनी अ वर्कर हैव नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। सेंटेंस पूरी पढ़ेंगे ना, क्लियर है, हिज वर्क लगाया। और मैनी अ वर्कर हैव कैसे लगा सकते हैं आप? तो पार्ट बी में हैव के प्लेस पे हैव हटा करके आपको हैज यूज करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू एंड आई एम इंटीमेट फ्रेंड्स फ्रॉम द नाउ एंड आवर फ्रेंडशिप विल बी कंटिन्यू इन द forthcoming time as well। एक्चुअली आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यू एंड आई नॉर्मली सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यू एंड आई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा, तो एंड से जुड़ने के बाद वो प्लूरल हो जाता है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो वो प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता तो फिर कैसा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। इस तरह से आपने रख दिया एम, क्या ये करेक्ट होगा? ये किसी एंगल से करेक्ट नहीं होगा, ये होगा यू एंड आई आर। बात समझ में आया? आपको लगा होगा कि आई के अकॉर्डिंग एम कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा, बट वो गलत होगा। आइए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आप फर्स्ट पार्ट में एरर होगा, एम के प्लेस पे आप आर करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज वन ऑफ दोस few post colonial writers who believes
that this talk about colonism has gone too far, that has turned into the clique. एग्जैक्ट मीनिंग आप समझ पाए या ना पाए वो अलग बात है, बट क्वेश्चंस का रूल अगर आप पकड़ चुके हैं तो शायद आंसर दे पाएंगे. ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स. और इतना बात पता है आपको कि जब रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट का यूज करते हैं तो इन शब्द से पहले, इसके पहले जैसा सब्जेक्ट यूज होता है उसी प्रकार इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएंगे. ऐसी स्थिति में आपने यहां पे रखा राइटर्स. राइटर्स प्लूरल टर्म है और बाद में आपने रखा हुआ है बिलीफ, बिलीव्स, यानी बिलीव्स को हटा करके आपको लेना चाहिए था बिलीव. ठीक है, बिलीव्स वर्ड हटेगा, बिलीव्स हट जाएगा और बिलीव शब्द लेंगे क्योंकि ये प्लूरल है. और आपको इतना बात पता है जब किसी वर्ब में एस एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनता, यानी ये एस वाला हटेगा तभी तो वो सेंटेंस करेक्ट होगा. इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए में बिलीव्स को हटा करके बिलीव करना पड़ेगा. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं. एक्चुअली मैं इसलिए थोड़ी और एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो मैं सिर्फ आंसर ही बताता, बट मैं सोचा कि आपको फिर दिक्कत हो जाएगी. तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. आज ही मैं वो रूल आपको एक्सप्लेन किया था कि 50 किलोमीटर 20,000 रुपीज इज अ हैंडसम सैलरी. मैंने एक यूनिट का बात किया था. उसी प्रकार अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, 50 मीटर्स आर नॉट अ ग्रेट हाइट. तो कभी भी 50 मीटर्स आर नहीं होगा क्योंकि आपने जो 50 मीटर्स का यूज किया है ना, ये एक यूनिट डायमेंशन का यूज किया, जिसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लेंगे. ऐसी स्थिति में आर हटा करके आपको इज करना पड़ेगा और पार्ट बी में आर के प्लेस पे इज करे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है. अगर आप इस चीज को अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल. आपको आज ही एक रूल बताया था कि जब दो टर्म अलग अलग आर्टिकल के साथ जुड़ जाएगा या अलग अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जुड़ जाएगा तो फिर वो दो डिफरेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा. इस प्रकार से ये सेम थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बट अगर दो टर्म एंड से जुड़ा हो और पहले वाले के फर्स्ट वाले के साथ अगर आर्टिकल द का यूज हो या किसी प्रकार पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो तब वो सिंगुलर मानेंगे. बट अगर दोनों से पहले हो तो वो फिर दोनों का दोनों डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा और आपको ये प्लूरल सेंस देंगे. यानी द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग, दोनों अलग अलग हैं, आर अटेंडिंग लिखा हुआ है, आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द सिविल कोर्ट. सिंपल सा बात है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल बोथ आर डिफरेंट पर्सन और इन दोनों का अलग अलग प्रोफाइल है, इसलिए आर सेंटेंस में करेक्ट है. इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी, यानी नो एरर. क्वेश्चन नंबर 6 में कोई किसी प्रकार का एरर नहीं है, नो एरर है, यानी पार्ट डी को आपको प्रेफर करना पड़ेगा. क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं. मिस्टर सिन्हा विद हिज फ्रेंड्स. सिंपल सा बात है, सेंटेंस को जोड़ दिया. मिस्टर सिन्हा विद हिज फ्रेंड्स. आप देख पा रहे हैं मिस्टर सिन्हा विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स. सिंपल सा बात है, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल आपको समझाया था. तब मैंने ये बताया था कि जब सेंटेंस एज वेल एज, टुगेदर विद, विद, अलोंग विद से जुड़े तो फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देंगे. बट क्वेश्चन समझिए, मिस्टर सिन्हा विद हिज फ्रेंड्स एंड यंगर ब्रदर. विद तो लगाया लेकिन फिर बाद में एंड के सहारे सेंटेंस को आगे बढ़ाया, यंगर ब्रदर. अब आपको ये बात समझ लेना पड़ेगा कि जब आप टर्म के एंड के साथ आप यंगर ब्रदर को जोड़े हुए हैं तब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अब ये सिंगुलर रहा नहीं. क्योंकि विद के साथ था तो हम सिन्हा के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते, बट एक्चुअली विद तो रखा लेकिन आगे चल के फिर से एंड जोड़ दिया.
तो जब वो एंड के सहारे जोड़ दिया तो एक पूरी टर्म ये हो गई और दूसरा टर्म ये योर यंगर ब्रदर वाला हो गया, यानी दो टर्म हो गया, तो प्लूरल हो गया। अब आपको प्लूरल वर्ब लेके चलना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर सिन्हा विद हिज फ्रेंड एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, ये करेक्ट सेंटेंस है। यानी इस सेंटेंस का जो एरर है ये नो एरर है, पार्ट डी को प्रेफर करना पड़ेगा। क्लियर है? आइए, टुडे पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड देम। लिख रहा है कि टुडे पीपल आर इग्नोरेंट, आज कोई कोई चीजों को अज्ञानता शो कर रहे हैं या फिर अनजान बन रहे हैं कि ये सारी चीजें मुझे नहीं पता, उनके सराउंडिंग में जो चीजें हो रही है। तो देख लीजिए, टुडे पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट, फिर से अभी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके पहले जैसा एंटीसीडेंट होगा, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब का प्रयोग आप करेंगे, है ना। हु विच दैट के पहले, हु विच दैट ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके पहले जैसा सब्जेक्ट का यूज होगा उसी प्रकार से आगे का वर्ब को आप प्रेफर करेंगे। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ गया? तो आप देख सकते हैं दैट के पहले थिंग्स रखा हुआ है, थिंग्स दैट, तो दैट्स के पहले थिंग्स है यानी प्लूरल टर्म है, तो दैट के बाद जो आप वर्ब प्रेफर करेंगे वो इज होगा या आर, तो इज आपका ऑप्शन ही गलत है, वहां पे आपको आर प्रेफर करना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में आर हैपनिंग अराउंड देम, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन। फिर से वही बात आपने पढ़ रखा है, अलोंग विद से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। अगर सेंटेंस अलोंग विद से जुड़े, तो ये सारी तो इसके पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे वर्ब को आगे हम लोग प्रेफर करेंगे। बात समझ में आ गया? यानी सॉरी, क्वेश्चन नंबर, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 वो था, है ना। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पीपल वाली क्वेश्चन 7 था और ये ग्रैंडफादर जो सेंटेंस अलोंग विद है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। थोड़ी नंबरिंग मिस्टेक हुई। तो आप समझते हैं कि अलोंग विद के पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो द ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन हैव गॉन टू चेन्नई। तो समझिए ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग आपको सब ये लेना पड़ेगा वर्ब, यानी हैव को हटा करके हैज करना पड़ेगा पार्ट सी में, तब ये सेंटेंस करेक्ट होंगे। सिंपल बात है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में वर्ब की कॉन्फ़िगरेशन यानी वर्ब का जो अग्रीमेंट है सब्जेक्ट के साथ ये ज्यादा देखने को मिलता है और ये इसी तरह का क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं नॉर्मल। आइए क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग इज द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद्र हु हैज बीन बेस्टोड विद सो मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। सिंपल सा बात है, द फॉलोइंग इज द वर्क्स, आप वर्क्स की बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आपको बताया था वर्क एंड वर्क्स, याद होगा नाउन के सेक्शन में। वर्क मीन्स होती है काम और इस वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी वर्क यानी साहित्यिक रचना, या फिर जब आप कोई रचनाएं की बात करते हैं, ठीक है, तो रचनाएं की जब आप बात करते हैं तो वर्क्स का प्रयोग करते हैं। और प्रेमचंद्र के बहुत सारे रचनाओं की बात हो रही है। द फॉलोइंग इज द वर्क्स नहीं, द फॉलोइंग आर द वर्क्स। इट मींस पार्ट ए में इज के प्लेस पे अगर आप आर करते हैं तब ये सेंटेंस करेक्ट होता है, यानी इज नहीं आर को प्रेफर करेंगे। क्लियर है? पार्ट ए में इज को हटा करके आर का यूज करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अब। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड ऑनेस्ट आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर विद ईच पासिंग डे। सिंपल सा बात समझिए, द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। एंड ऑनेस्ट आर, तो ऑनेस्ट आर आप कैसे करेंगे? सिंपल आपको ये करना चाहिए था, अगर इस सेक्शन को आपने
रिच से जोड़ा है, तो बाद वाला सेक्शन को आपको जोड़ना चाहिए था द ऑनेस्ट से, तभी तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको आर लगाना पड़ेगा। एंड यहां पे भी आपने आर का ही यूज किया है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कोई एडजेक्टिव किसी डेफिनिट आर्टिकल के साथ जुड़ता है तो प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे ये बताया था द पुअर, बताया था ना द पुअर। इसी तरह से एक शब्द बताया था द ब्लाइंड। इन शब्दों का प्रयोग मैंने आपको बताया है। द ऑडियंस, तो वहां पे ये था कि सिंगुलर सेंस दे रहा है या प्लूरल, थोड़ा वहां देख रहे थे कि यूनिटी में है या फिर डिसयूनिटी में है। तो उसी प्रकार से द रिच इधर है तो उधर द ऑनेस्ट होना चाहिए था, यानी पार्ट बी में एंड द ऑनेस्ट करना पड़ेगा तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यानी द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग एंड द रिच मींस अमीर लोग। बात समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज आई हु इज टू बी ब्लेम फॉर ऑफेंसिव क्राइम। इट इज आई, फिर से वही बात। क्वेश्चन नंबर अगर 12 को देखेंगे तो इसमें सिंपली एक सेंटेंस ऐसा है, इट इज आई हु इज टू बी ब्लेम, नो प्रॉब्लम। समझिए इस बात को। फिर से आपने हु देखा, हु कैसा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कैसा सब्जेक्ट आई, तो आई के अकॉर्डिंग इज होगा या आई के अकॉर्डिंग एम लेंगे। समझ में आ गया ये बात? तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी में हु इज के जगह पे हु एम करिए तो करेक्ट होगा सेंटेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आती है। ये उन लोग हर व्यक्ति को एडमिट करना चाहिए, मतलब स्वीकारना चाहिए कि अप्स एंड डाउन्स जो है, उतार चढ़ाव या फिर जो हमारे जीवन में सुख दुख का जो समय आता है वो एक लाइफ साइकिल है, वो चलता रहता है। तो एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज, एक्चुअली इट मस्ट बी एडमिटेड लिख करके आपको वो प्रॉब्लम में डाला है, लेकिन उसके पहले एक सेंटेंस वर्ड लिखा है, वो एवरीबडी लिखा है ना, एवरीबडी, और यहां पे ये लिख दिया इट मस्ट बी एडमिटेड। इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इट मस्ट बी एडमिटेड वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, इट मस्ट बी एडमिटेड। तो देखते हैं कि एवरीबडी के अकॉर्डिंग कैसा, और बाद में लगा रखा हैज, फिर लगा रखा देयर। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरीबडी के अकॉर्डिंग एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बताया तो था कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएंगे। तो यहां तक तो सेंटेंस करेक्ट था, लेकिन वो लगा रखा देयर, इस देयर को हटा करके आपको यूज करना चाहिए था हिज, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी में देयर के प्लेस पे आप हिज का प्रयोग करें, चूंकि एवरीबडी सब्जेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इन द मैनेजमेंट कॉलेज अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट, अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट। सबसे पहले ये समझिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं तो अगर हम कहें कि द ऑनेस्टी ऑफ रोहित, the honesty of Rohit is praiseworthy, the honesty of Rohit is praiseworthy। तो हम इस रोहित का बात नहीं कर रहे हैं, हम इस ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। ये ऑनेस्टी किसकी है? रोहित की। तो ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग आपने लगाया इज। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस। आप कोर्सेस को देख करके प्लूरल ना समझे, आप इंट्रोडक्शन को सब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन के पहले वाला और द के साथ इट मींस वही डेफिनिट टर्म है और वो सब्जेक्ट है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इन द मैनेजमेंट कॉलेजेस अट्रैक्ट, अट्रैक्ट के जगह पे अट्रैक्ट्स कर देंगे तो करेक्ट होगा। अट्रैक्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि द इंट्रोडक्शन जो है ये सब्जेक्ट है,
बात समझ में आ रहा है? द इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लेंगे यानी अट्रैक्ट्स लेंगे। गॉट द पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सी में आप अट्रैक्ट को अट्रैक्ट्स करें तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, नॉलेज की बात कर रहा है। लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस प्लूरल नहीं मानेंगे यहां पे, हम यहां पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। द लैंग्वेज ऑफ या द नॉलेज ऑफ, तो नॉलेज जो वर्ड है ना ऑफ से पहले है, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी है, यानी नॉलेज एक सब्जेक्ट मानेंगे। और एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, वो तो कह रहा है कि 2 विषयों की नॉलेज अगर आपको है तभी आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आर नहीं लगाएंगे ना, उस प्लेस पे इज रिक्वायर्ड होगी चूंकि द नॉलेज सब्जेक्ट है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट सी में आप इज को हटा करके, सॉरी आर के प्लेस पे इज का यूज करें तब ये सेंटेंस गलत हो, सही होगा, आर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज in the typing class has to type their own research paper this semester। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा आप ये बात समझिए, each of the student, आपको ये भी बता रखा है मैंने, each of के बाद each of, either of, neither of, every one of के बाद noun plural verb singular होता है, ये मैंने समझाया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो समझिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है, सब कुछ सही है, each of the students यहां तक तो करेक्ट था, फिर बाद में रखा इन द टाइपिंग क्लास हैज टू टाइप, each लगाए हैं तो हैज भी सही है। आगे अगर देखेंगे तो देयर एक टर्म मिलेगा पार्ट सी में, और उसी देयर को हटा करके आपको हिज करना चाहिए था, यानी ये देयर हटाना पड़ेगा और इस प्लेस पे आपको हिज करना पड़ेगा। रीजन कि यहाँ पे ईच का यूज हुआ है, और ईच कभी भी प्लूरल टर्म के साथ नहीं आता, वो ऑफ के साथ इसलिए बाद वाला प्लूरल है, क्योंकि ईच मतलब प्रत्येक, तो कितने में से, बहुतों में से, इसलिए बाद वाला नाउन प्लूरल है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट सी में देयर के प्लेस में हिज का प्रयोग करें, सही हो जाएगा। आइए 17 को देखते हैं। सिंपल सा ये बताया हुआ है, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अ ग्रेट मैनी, अगर नहीं याद है तो आप इस चीज को समझ लीजिए। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अगर इस तरह का सेंटेंस, अगर वर्ड सेंटेंस में आता है तो याद रखेंगे इन टर्म के बाद प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। वो जो पार्ट ए में स्टूडेंट रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट ए जो है ना, पार्ट ए में आप इसे करें अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, प्लूरल टर्म का यूज करें, तभी तो आप प्लूरल वर्ब हैव का यूज कर रखे हैं। बात समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 3/4 ऑफ द सोल्जर, 3/4 ऑफ द सोल्जर हैज गॉन टू वॉर। 3/4 याद है? क्वेश्चन नंबर 18 अभी मैं समझा रहा हूं आपको, मैंने बताया था 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, और मैं सारा रूल नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बता दिया पहले से, 2/3 ऑफ। तो इसके बाद जो नाउन आते हैं वो प्लूरल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन नहीं, आप ये कह सकते कि अगर वो नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। ऐसी स्थिति में 1/3 2/3 की बात कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 3/4 ऑफ द सोल्जर्स, हैज गॉन नहीं होगा, हैव गॉन लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट बी में हैज के प्लेस पे आपको हैव करना चाहिए, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज की बात कर रहा है, तो सीनरी का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करते हम लोग, है ना,
क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखेंगे तो सीनरीज लिखा हुआ है। सीनरीज का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता, ये सिंगुलरली यूज होते हैं सीनरी। फिर अगर बात करें लगेज, बैगेज, ब्रिकेज, पोस्टेज, स्टैम्प्स, इंफॉर्मेशन, है ना, वुड, फूड, ये सब तो शब्दों का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो नॉर्मली सिंगुलरली यूज करते हैं, है ना। तो सीनरीज को हटा करके सीनरी कर ले, यानी पार्ट ए में 10 सीनरीज जो रखा है वो सीनरी करेंगे तो सही हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ contain the sleep walking sense, the sleep walking sense। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, बताइए अगर आप ये कह रहे हैं कि द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, फिर आप बाद में लगा रखे कंटेन, तो एक तरफ आपने रखा द फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो रखा हुआ है द फिफ्थ, एंड फाइनल आप कह रहे हैं द फिफ्थ एंड फाइनल। तो समझिए इस बात को कि द फिफ्थ एंड द फाइनल अगर आप कहेंगे तभी तो लग रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि द फिफ्थ एंड फाइनल मतलब वो पांचवा भी था और अंतिम भी था, ऐसे सेंस में बाद में एक सेंस रखा हुआ है कंटेन। कंटेन तो प्लूरल हो जाएगा ना, आपको करना पड़ेगा कंटेन्स, यानी जो मैकबेथ की पांचवी राइटिंग या जो भी था, और पांचवी और अंतिम कहने का मतलब हुआ कि जो पांचवी है वही अंतिम है। और अगर आप ऐसे मानते द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, तो आपको करना पड़ेगा कंटेन, तो फिर सही होगा। द फिफ्थ करेंगे तो ऐसी स्थिति में कंटेन्स वाला टर्म करेक्ट होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो पांचवी है वही अंतिम है, और वो जो है वो उसमें जो कंटेन रखा गया है, चीजें रखी गई है, वो वॉकिंग सेंस यानी स्लीप वॉकिंग सेंस का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? इस प्रकार टोटल 20 क्वेश्चंस हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के किए हैं, और इस सेट 1, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेट 1 मैंने दिया। कुछ रूल से और रिलेटेड 20 क्वेश्चंस का सेट और कभी दूंगा, तो आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैक्सिमम रूल्स कवर हो जाएगी। क्लियर है? आप इस सेट को जरूर बनाएंगे, तब आपको यह पता चलेगा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जितने रूल्स मैंने पढ़ा वो कोरिलेट हुआ या नहीं। तो अभी तो ओनली 20 है, नेक्स्ट 20 और किसी वीडियोस में मिलते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।